हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमरीकी सदर का मकासद की तकमील तक जंग जारी रखने, ईरान पर 2 से 3 हफ्तों में शदीद बमबारी करने का ऐलान, कई ईरानी लीडर खत्म करने का दावा, वेनेजुएला के बाद मशरिक वस्ता के तेल की हमें जरूरत नहीं, अमरीका अपनाए हरमज से तेल लेता है ना जरूरत है, जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो हमसे ले लें, अमरीकी सदर का ईरान जंग पर कौम से खिताब। इसके अलावा हुकूमती इदारों के अरबों रुपए प्राइवेट बैंकों में डिपॉजिट, जबकि हुकूमत इन प्राइवेट बैंकों से सूद पर कर्ज ले रही है। ब्यूरोक्रेसी सरकारी बैंक की बजाय प्राइवेट बैंकों को तरजीह क्यों दे रही है? सेनेटर्स का इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए बिल लाने का फैसला, बिल की राह में रुकावटें क्यों आ रही हैं? इसके अलावा पाकिस्तान भी ईरान जंग से मुतासिर हो गया, वजीर आजम ने वफाक और सूबों को तरक्याती मंसूबे रोकने का कह दिया। इससे पहले भी वफाकी हुकूमत ने 100 अरब रुपए तेल की सब्सिडी के लिए तरक्याती बजट से कटौती कर चुकी है। हुकूमत का यह फैसला किस हद तक दुरुस्त है? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में गरीब को प्रोटेक्ट करने और पाकिस्तान के खुशहाली के वक्त पर ईरान जंग को मसला करार दे दिया। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर खजाना सलीम मांडवीवाला। और इस्लामाबाद में दरख्तों का कत्लेआम ना रुक सका, सीडीए ने अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर दरख्तों की कटाई शुरू कर दी। इस्लामाबाद के रिहायशी चेयरमैन सीडीए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। इस पर बात करने के लिए तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने वाले मुदस्सिर लतीफ अब्बासी एडवोकेट आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हों। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक वजीर खजाना सलीम मांडवीवाला हमारे साथ हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि अगर ये जंग जो कि जारी है, अब महीने से ऊपर हो गया है और आगे भी जो है अगर ये जारी रहेगी तो पाकिस्तान के ऊपर इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट आ सकता है? अस्सलाम वालेकुम मांडवीवाला साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, पाकिस्तान पे इम्पैक्ट तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है और वो हमारे लिए बड़ा डेविस्टेटिंग हो सकता है और उसी को भी गवर्नमेंट लगी हुई है हैंडल करने में और हम जो एलाइज हैं गवर्नमेंट के, हम भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कम से कम बोझ लोगों के ऊपर पड़े इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो कि जंग की वजह से आ रहा है। तो इस वक्त तो सब इसी चीज़ों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम फ्यूल की सप्लाई इंश्योर करें। जो गवर्नमेंट ने, मैं कहूँगा, बड़ा अच्छा काम किया है कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों की तरह कई वीडियोस आप देखने आएंगी। ऑस्ट्रेलिया में क्या हाल हो गया, इंडिया ने फौज बुला ली है और पेट्रोल स्टेशंस पे, दूसरे मुल्कों में राइट्स हो गए हैं, फिलीपींस में और दूसरे मुल्कों में पंपों के ऊपर अटैक हो गया है। तो ये इस टाइप की सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुई, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और इसमें गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव रोल की मैं तारीफ करूंगा क्योंकि उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली इस सिचुएशन को हैंडल किया और सप्लाई साइड पे गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं होने दिया। मगर जो अब चैलेंज है वो इकोनॉमिक चैलेंज है क्योंकि ऑब्वियसली जिस प्राइसेस पे हम इस वक्त फ्यूल बेच रहे हैं पाकिस्तान में वो पॉसिबल नहीं है सस्टेन करना। तो अब गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो नेक्स्ट आएगा वो प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, तो क्योंकि हम सब मुझे 150 बिलियन ये एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है बीइंग द कोलिशन पार्टनर्स आप लोग सपोर्ट करेंगे अगर आगे जो है वो प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि अब तक जो है वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर काफी हद तक जो है वो बोझ लिया हुआ है, लेकिन जाहिर है ये जंग जो है वो खत्म होने का तो नाम नहीं ले रही है। अगर आज भी खत्म हो जाती है तो इम्पैक्ट आते आते वापस चीजें नॉर्मलाइज होते होते जो है वो काफी टाइम लग जाएगा। तो आगे जो प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो इस पर आप लोग की भी सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को हासिल होगी? जी बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट को अश्योर किया है, सपोर्ट किया है, मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट मीटिंग की है और प्रेसिडेंट ने भी और बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी गवर्नमेंट को कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जब जो आप ये कहते हैं कि हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे अगेन जो इस वक्त सिचुएशन, तो उससे आपकी क्या मुराद है? सूबे जो आपकी, क्योंकि हुकूमत है सिंध में, वो कोई फाइनेंशियल हिस्सा डालेंगे, कोई अपना कोई शेयर कम लेंगे, क्या करेंगे? आपकी सपोर्ट से क्या मुराद है? या खामोश रहेंगे, इनकी तनकीद नहीं करेंगे? जी, प्रोविंस ऑफ सिंध, प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये दोनों जो हैं फाइनेंशियल हिस्सा डालेंगे गवर्नमेंट के साथ
फॉर द फ्यूल सब्सिडी। आप अपने मतलब इससे बजट से आप पैसे निकालेंगे, कुछ तय हुआ है कि कितने बिलियंस एक सूबा देगा, आप कितने देंगे, पंजाब कितना देगा कोई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ अमाउंट तय हुई है सर इस पे? वो उस पे वर्किंग हो रही है, मगर प्रिंसिपल इस पे एग्रीमेंट हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इशू अब नहीं है। इशू अब जो है वो है कि आगे क्या करना है, प्राइसिंग को कैसे हमने बढ़ाना है, कंट्रोल करना है फर्दर, क्योंकि ये सब्सिडी सस्टेनेबल नहीं है। आपका पूरा गवर्नमेंट का बजट ही खत्म हो जाएगा अगर हम ये सब्सिडी कंटिन्यू करेंगे। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है कि वो पैसा उधर से निकाल के डेवलपमेंट फंड से अगर पेट्रोल पे और इन पे सब्सिडी दी जाएगी तो बहुत सारे मेरा ख्याल है बाकी इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक जो सेक्टर्स हैं वो इससे अफेक्ट होंगे। अच्छा सर, अभी इस पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने कोई खिताब भी किया। वो एक बात जो जब से मैंने होश संभाले हैं एक ही बात मैं सुनता आया हूँ, हर हुकूमत, हर प्राइम मिनिस्टर, वो सिविलियन फौजी हुक्मरान जो है वो ज़रूर कहता है कि इस दफ़ा कुर्बानी जो है इशराफिया को देनी पड़ेगी, गरीब को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इशराफिया कुर्बानी कैसे देगी? आज तक तो दे नहीं सकी। मैं कल भी आपकी ये फाइनेंस कमेटी मीटिंग में वो अगर बातें सामने आ रही थी, फिर शॉर्टफॉल है इसका, अगर टैक्स का जो एफबीआर वाले बता रहे, तो हर दफ़ा ये सिर्फ एक तरह का फैंसी स्लोगन है सर कि अशराफिया भी कुर्बानी देगा। अशराफिया तो कुर्बानी नहीं दे रही, वो तो जहाज खरीद लेते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ा लेते हैं, लोग तो ये कहते हैं सर। एक्चुअली वो एक कहावत है रऊफ क्लासरा साहब, चैरिटी बिगिंस एट होम। एग्जैक्टली सर। तो इफ वी डोंट शो टू द पीपल कि हमने ये चीजें की हैं, तो उसके बगैर लोग कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? तो पहले आपको तो दिखाना है ना कि जी हमने ये मेजर्स लिए हैं अपने ऊपर और हमने स्टडी की है अपने ऊपर, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे ना। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन फॉलो करेगा आपको? कोई भी नहीं करेगा। लोग कहेंगे जी आप खुद अयाशियां करते हैं और हमें कहते हैं कि हम सेक्रीफाइसेस दें, तो कोई भी नहीं देगा। सर ये देखिए कैबिनेट का देखो 18वीं तरमीम के वक्त हमें कहा गया था कि जनाब के सारे ये जो यहाँ के फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं ये डिवाल्व होकर सूबों को जा रही हैं। 2010 में कहा गया था, 16-17 साल हो गए हैं, तो ये यहाँ का खर्चे कम हो जाएंगे। वो तो वहीं के वहीं है, वजारतें भी वहीं हैं, बल्कि पहले से भी बढ़े। 60-70 वजीर हैं, मुशीर हैं, फिर स्पेशल असिस्टेंट हैं। आप देख लें एक एक वजारत में सर 4-4-5 हैं। वहाँ पे विफाकी वजीर है, वजीर मुमलिकत है, फिर एक स्पेशल असिस्टेंट है, फिर सर उसके बाद एक उनका मुशीर है, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है। अब उनके अलहदा पर्क्स प्रिविलेजेस और अलहदा चीज़ें हैं। एक एक वजारत में 5-5 लोग बिठा के वो कहते हैं हम यहाँ पे ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं। सर ये चीज़ें आप क्योंकि फाइनेंस देखते हैं, कमेटी है आपकी, आप वहाँ पे इनको बुलाते हैं, बात भी करते हैं, हम सुनते रहते हैं। तो हुकूमत हुई वाली बात, ये तो लिप सर्विस है सर सारी, तो कंक्रीट तो कोई चीज़ नजर नहीं। अखराजात तो बढ़ गए पहले से। अखराजात बड़े भी हैं, बट ये जो बजट कट्स लगे हैं जिससे ये रिडक्शन इन्होंने, रिडक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, एग्जिस्टिंग एक्सपेंस से पैसे निकाले गए हैं। तो जाहिर सी बात है रिडक्शन अगर आपने कर दी है कि जी गवर्नमेंट की गाड़ियों का अगर 300 लीटर होता था पेट्रोल तो वो अब 150 लीटर कर दिया है। इस तरीके से करके कुछ उन्होंने पैसे रिड्यूस तो किए हैं, मगर अभी भी बहुत जगह ऐसी है जो कि गवर्नमेंट जहां से पैसे रिड्यूस कर सकती है ऑस्टेरिटी ड्राइव के लिए। मगर बात वही है कि भाई पहले आप जब तक अपनी ऑस्टेरिटी नहीं दिखाएंगे तो दूसरे आपको कैसे फॉलो करेंगे? मसला यही है। अच्छा सर, वो अभी आज वजीर आज़म साहब ये भी कह रहे थे कि जनाब के जंग शुरू होगी, जंग से पहले हम खुशहाली के करीब पहुंच गए थे, बस तकरीबन मतलब दूसरे लफ्जों में इकोनॉमिक सुपर पावर हम बनने वाले थे। हालांकि मेरा तो ख्याल था अभी भी हमने जंग से पहले भी सऊदी से, यूएई से, चाइना से जो लोन लिए थे, कर्जे थे, रोल ओवर करवा रहे थे, अभी भी करवा रहे हैं। तो आप उनके स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं कि 2 सालों में उन्होंने बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दिया था और हमारी इकॉनमी जो है बिल्कुल वो उसमें आ गई थी, पावरफुल पोजीशन में, जंग लग गई जिसकी वजह से मसला हो गया। सर डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट सर? देखिए मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर कहना चाह रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट सिचुएशन से निकल गया, मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई, डॉलर स्टेबल हो गया आपके मुल्क में, वो जो एक भागदौड़ मची हुई थी, क्राइसिस मचा हुआ था, वो खत्म हो गया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी अब एज फार एज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज कंसर्न, अब वो एक और चैलेंज है, उससे अभी हम काफी दूर हैं।
अच्छा सर, कल की आपकी मीटिंग्स पे आ जाते हैं सर, बड़ी अहम वो मीटिंग्स आप ये करते हैं, बहुत सारे स्कैंडल भी आपके पास वहाँ पे आते रहते हैं जिन पे इंक्वायरीज भी होती हैं, क्वेश्चनिंग भी होती है, फॉलो अप भी आप करते हैं, आपके मेंबर जितने भी हैं। अभी एक मेरा ख्याल आप बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत जो है ये इनके अपने फंड्स हैं, अपना पैसा है जो प्राइवेट बैंकों में रखते हैं, और प्राइवेट बैंकों से वही वजारत खजाना जाके कमर्शियल लोन लेकर आती है, अपना पैसा उसी पे कमर्शियल लोन, उसी पे फिर ये बिलियंस ऑफ रुपीस का सूद देते हैं। तो इस तरह का कोई बिल लाने का कोई आपका है कोई, कि मुझे सुनगुन मिली थी आप इस पे काम कर रहे हैं सर, बिल लाया जाए, हुकूमत को रोका जाए, कोई पैसा जो है जी। खासा साहब, इसमें बिल की कोई जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट की ये नाअहली है कि हम अपनी और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में पैसे पड़े रहते हैं और उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट कमाते हैं, और गवर्नमेंट पैसे अपने रेज करने के लिए बैंकों को इंटरेस्ट देती है। तो ये कई दफा मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहा है कि भाई खुदा के लिए आपके बिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हुए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे वो इंटरेस्ट लेके वो ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थी होती जा रही हैं और मुल्क कंगाल होता जा रहा है। तो मैंने कहा सर ये कहाँ का सिस्टम है? तो आप सारों की लिस्ट मंगाएं, सारों के अकाउंट मंगाएं, उनको जो पैसे चाहिए वो रखें, बाकी सारे पैसे इट शुड कम टू द गवर्नमेंट। आपकी बोरोइंग कम हो, 100 बिलियन है, 200 बिलियन है, 500 बिलियन है, इससे आपकी बोरोइंग कम होगी, उस पर इंटरेस्ट रेट आपका, इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी कम होगी, आपका डेफिसिट कम होगा। अब ये क्यों नहीं हो पाता मुझे समझ में नहीं आता। उसकी कोई एक और वजह हो सकती है सर, आप भी वजीर खजाना रहे हैं सर, आपसे पहले हमने देखा शौकत अजीज साहब वजीर खजाना रहे, मुशर्रफ साहब के दौर में 8-9 साल रहे सर, वो बैंकर थे। इसके बाद हमने देखा शौकत तरीन साहब आए सर, वो बैंकर थे सर। इसके बाद अभी मौजूदा वाले जो हैं सर, ये औरंगजेब साहब, ये बैंकर हैं। जब बैंकर वजीर खजाना आएगा वो तो ये कुछ करेगा, प्राइवेट बैंक से आए थे सारे, वो तो प्राइवेट बैंकों को बिजनेस देंगे जहां से उनका वो क्या कहते हैं पेरेंट, उनका डिपार्टमेंट है, वो तो चाहेंगे कि सारा पैसा बैंकों को जो प्रॉफिट जाए सर। देखिए ना, मैं तो कहूंगा कि ये डार साहब के वक्त भी नहीं हुआ, वो बैंकर नहीं थे जी, वो था हमारा एक और इकोनॉमिस्ट, उसके वक्त भी नहीं हुआ, तो ये एक्चुअली किसी के वक्त भी नहीं हुआ। तो मेरा तो पीरियड बड़ा थोड़ा था, तो मुझे टाइम नहीं मिला तो के लिए, मगर मैं कहना चाहता हूं कि पता ये सबको है, मगर हम करते क्यों नहीं है, ये मेरी समझ से बाहर है। तो हालांकि ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है करना, इट्स अ मैटर ऑफ 2 days मैक्सिमम 3 days नोटिफिकेशन निकालना है आपने। अच्छा, आपको याद है आपने उधर से निकाल के उनको कहना है आप अकाउंट 1 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दें, बट दैट इज ऑल। तो इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, कौन सी ऐसी डिफिकल्टी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सर, आपको याद हो IMF ने भी एक दफा कंडीशनैलिटीज में डाला था ये रिसेंटली, कि पैसा जो है सारा ये कंसोलिडेटेड फंड में होना चाहिए, हुकूमत को जब भी जरूरत हो वहां से निकाले और दोबारा वापस कर दे। तो IMF भी कह चुके हैं, इन्होंने IMF की बात भी नहीं मानी। देखिए बिल्कुल ये तो कॉमन सेंस की बात है। देखिए, आपके जैसा भी आदमी समझता है कि भाई मेरे पैसे हैं जी, वो पड़े हुए हैं डिपार्टमेंट्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में, और उसके अंदर जो है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा रहे हैं बैंकों में रख के, प्राइवेट बैंकों में, और मैं जो है जिसके पैसे हैं वो मैं बोरोइंग कर रहा हूं। ये कहां का निजाम है? कहीं दुनिया में नहीं होता ऐसा। नहीं, तो आपको लगता है जो इदारों के सरबराह हैं जो ये पैसे रखवा रहे हैं प्राइवेट बैंकों में, ये कोई उनके साथ व्हीलिंग डीलिंग करते हैं, कोई फायदा प्रॉफिट लेते हैं, कोई अपना हिस्सा लेते हैं, कोई कट लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा सर, आखिर बिलियंस ऑफ रुपीस के। इदारे तो चाहेंगे कि हम ये गवर्नमेंट को पैसे ना दें, हमारे पास ही रहें। उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में आता है। मैं तो बात कर रहा हूं गवर्नमेंट की कि आप अपनी नीड्स तो पूरी करें ना, कम अपनी बोरोइंग। प्राइवेट बैंकों में पैसा रख रहे हैं ना, ये बिलियंस ऑफ रुपीस के जो उनका बजट है, रादर देन के हाइवे को सरकारी बैंक में या नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक। सीडीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट बैंक में पैसे रखती है सर। 70-80 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है, मुझे बताया गया एक बैंक में यहाँ पे ब्लू एरिया में। अब आप सोचें कि सीडीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो इस्लामाबाद में है ना जी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये फ्री लंचेस होते हैं आपका ख्याल है? 70-80 बिलियन रुपीस का बिजनेस दे रहे हैं, प्रॉफिट उनको सारे डिपॉजिट दे रहे हैं किसी बैंक को। यहाँ तो 8 रुपए में एक नया बैंक खड़ा हो जाता है सर। ये तरीकेकार होगा, कोई किसी किस्म की कॉम्पनसेशन होगी। प्राइवेट बैंक में रखने का मतलब ही यही है ना, और क्या है?
अच्छा सर, कल का बड़ी ये शॉकिंग इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके एजेंडे पे थी कि अनुशा रहमान साहब ने कहा, कल आपने टेलीकॉम को भी बुलाया हुआ था, कंपनी को, फ़ोन कंपनीज को, बैंक्स वालों को भी, कि जो इनको ये एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कस्टमर को, क्लाइंट्स को, बैंक वाले इनके जरिए, टेलीकॉम के जरिए, तो पता ये चल रहा है सर वो 1-2 पैसा कॉस्ट आती है और वो 4 रुपए 20 रुपए, ये सारी 4 रुपए 20 पैसा वो आगे चार्ज करके 18 बिलियन कमा लिया सर। ये क्या कहानी है सर? एक और वो फिर भी क्लासरा साहब, वो तो चले जो उन्होंने चार्ज किया, वो कहते हैं फिर भी हमें नुकसान हो रहा है। मतलब 2 पैसे को 4 रुपए में बेच के भी नुकसान है सर, इनको नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं 18 बिलियन हमने रिकवर किया है और हमने 23 बिलियन खर्च किया है 1 साल में जी। तो जब अनुशा रहमान साहब ने पूछा मुदस्सर साहब से, जो जाज के वो सीईओ या उनके ऑफिसर बैठे थे, कि आप बताएं मुदस्सर साहब की टोटल कास्ट कितनी आती है, क्योंकि अनुशा साहब तो जानती हैं, वो खुद मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने कहा जी 1 पैसा 2 पैसा आती है, अनुशा साहब ने कहा। तो उस पे तो टेलीकॉम वाले नहीं बोले कि 4 रुपए और 20 पैसे पे कैसे आप आगे चार्ज कर रहे हैं, और 18 बिलियन रुपीज आपने 1 साल में लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते, लोग पैसे नहीं देते। इससे बड़ा टैक्स पैसा क्या हो सकता है सर? 2 पैसे वाला ये टैक्स जो है 4 रुपए 20 पैसे में बेच रहे हैं। मगर इसमें आप देखिएगा कि इसमें पेशरफ्त होगी और ये मैटर जो है ये हल होगा। ये हम ये अलाउ नहीं कर सकते इस टाइप की एक्टिविटी बैंकों की। ये हर हालत में, मेरी स्टेट बैंक को भी मैंने क्लियर डायरेक्शन दी है, और अभी हमारे पास जब सब डेटा आ जाएगा ना, तो वो हम आपके सामने रखेंगे कि ये क्या चार्ज कर रहे हैं जी, टेलीकॉम क्या चार्ज कर रहा है। और जो मजे की बात पता चली है ना, देयर इज अ थर्ड पार्टी। अच्छा, इसका किसी को नहीं पता, जो आज पता चला है कि बीच में एक थर्ड पार्टी भी है। वो कौन है सर? वो क्या करती है इसमें? ये तो मिस्ट्री है ना, ये तो अब हमारे सामने आएगा कि वो थर्ड पार्टियां कौन है। नहीं, वो पैसे ले रही है, कट ले रही है, कमीशन ले रही है इस पूरे, जाहिर सी बात है, वो तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, बैंक उनको मैसेज भेजता है, वो फिर आगे उसको प्रोसेस करते हैं और वो फिर टेलकोस को भेजते हैं और टेलको फिर कस्टमर को भेजता है, और ये दरमियान में कमीशन लेते हैं। मतलब है उसको अब ये पता चलेगा ना कहानी क्या है। 18 बिलियन रुपीज 1 साल में मैसेजेस इकट्ठे कर ले और कहते हैं पाकिस्तानी लोग जो है टैक्स नहीं देते, पैसे नहीं देते सर। और मजे की बात यह है कि बैंक कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ने हमें कहा है कि ये मैसेजेस भेजो। अच्छा, वो तो ठीक है, जहां पे अगर मैंने कंसेंट दी, मतलब मैंने दी हुई 1-2 कंसेंट के, जब आपके ट्रांजैक्शन मेरी हो तो ठीक है, उसमें मुझे पता चलना चाहिए, जो आपको कल भी बताया उन्होंने। लेकिन जो वो खुद अपनी तरफ से भेजे रखते हैं पैकेजेस, फलाना ऐसे, यो कर लो वो कर ले, उसके भी पैसे हम दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं सर, 18 बिलियन रुपए। हाँ, दे रहे। और मेरी जो सेक्रेटरी है इफत, उन्होंने मुझे कहा मैंने आज तक कंसेंट नहीं दी, मुझे मैसेज आते। ये तो सर वो क्या कहते हैं, आई विटनेस अकाउंट है, ये तो चार्जशीट है, अगली मीटिंग में उसको इफत बहन को कहते हैं, आप भी हैं, ये तो एक अच्छा खासा केस है सर। ये बिल्कुल है, इसीलिए तो भाई इतनी जब कंप्लेनें आई हैं तो हम भी तंग आ गए कि हर दूसरे दिन एक लेटर आ रहा है, हर दूसरे दिन एक लेटर आ रहा है। तो मैंने कहा ये इफत को, मैंने कहा जी क्या मसला है, इसको टेकअप करें, इसको रिजॉल्व करें। नहीं सर, वैसे आपकी मैं दाद दूंगा कि सारे बड़े बड़े स्कैंडल जो है ना, आपने, आपकी कमेटी ने इनको उठाया है, हल किया है और इनको फॉलो। सोलर वाला था, उस पर भी किसी वक्त आपसे बात करेंगे, आपने उसको भी बड़ा फॉलो किया। 70-80 बिलियन रुपीज का जो वो गायब हो गए, बैंकों में कैश जमा करवा के इम्पोर्ट करके, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग ओवर अंडर इन्वेस्टिंग हुई। खैर, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर खजाना सलीम मानवी वाला जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में बताए थे कि पाकिस्तान पर जो है वो इस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है और आगे किस तरह से अगर ये जंग जो है वो लंबी होती है तो हुकूमत को प्राइसेस जो हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। एंड बीइंग इन द कोलिशन विद द गवर्नमेंट, ये इनका कहना था कि तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, उनसे बातचीत की गई है और वो हुकूमत का जो भी फैसला होगा उसको आगे सपोर्ट करेंगे। सूबे भी जो है वो इस पर ऑन बोर्ड हैं। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में दरख्तों का कत्लेआम दोबारा शुरू हो गया है। पहले भी हम इस इशू को जो है वो कई दफ़ा उठा चुके हैं, फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है वो डिसीजन आया सीडीए के हवाले से, और अब हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और जो पिटिशन दायर की है उसको दायर करने वाले वकील जो हैं एडवोकेट हाई कोर्ट मुदस्सिर लतीफ़ अब्बासी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। जी मुदस्सिर साहब, आखिर मामला क्या है? क्या पिटिशन जो है वो आपने दायर की है, तौहीन अदालत की, ऐसा क्या हो गया सीडीए और जो उनके चेयरमैन हैं उनके खिलाफ?
देखिए, ये 15 जनवरी 2026 को हमने एक पिटीशन के थ्रू ऑर्डर लिया था। कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिस्ट्रेन किया था कि सीडीए जो है वो मजीद जो है वो किसी भी किस्म के दरख्तों की कटाई नहीं करेगा। उसके बाद अभी तक वो ऑर्डर जो है वो इनफील्ड है, उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई और ना ही कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर खत्म किया है। तो हम देख रहे हैं कि 31 मार्च को ये डी चौक से यू चौक तक जो है ये अतातुर्क एवेन्यू के ऊपर जो है उन्होंने रोड की एक्सटेंशन का बाकायदा इफ्तिताह किया और उस पर बेशुमार जो दरख्त हैं वो काटे जा रहे हैं। तो ये हम वाज़ेह तौर पे समझते हैं कि 15 जनवरी 2026 के जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी सरी खिलाफ वर्जी है। तो उस वजह से हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो पिटीशन फाइल की है। तो ये बताएगा मुदस्सिर साहब कि जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया 15 जनवरी 2026, उसके बाद आपने उसमें जो है देखा कि एक कमी नजर आई और दरख्तों की उस तरह से कटाई नहीं हुई, और दूसरा ये कि ये ऑर्डर क्या स्पेसिफिक कुछ एरियाज के लिए है या किसी भी किस्म की कटाई जो है वो नहीं देखी जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी जो प्रेयर क्लॉज 4 थी उसको भी अगर देखा जाए और कोर्ट का जो 15 जनवरी का फैसला है, उन दोनों चीजों में देखा जाए तो कोर्ट ने पूरे इस्लामाबाद में दरख्तों को काटने से रोक दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसको, और वो ऑर्डर अभी तक फील्ड में है। तो उसकी वजह से हम, क्योंकि हमने भी कहा था कि कोर्ट में हमने कोई स्पेसिफिक एरिया मेंशन नहीं किया था कि इस एरिया में कटिंग हो रही है। हमने कहा था मजमूई तौर पर 29,000 से ज्यादा दरख्तों को काटा गया है, तो ये उनके खिलाफ वर्जी मजीद जो है वो ना करें। तो इस वजह से कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया था। जी मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और इसलिए भी ज़्यादा शुक्रिया इस्लामाबाद के शहरियों की तरफ से। अब्बास साहब, आप क्योंकि यहीं के आबासी हैं, सन ऑफ द सैल हैं, या आपका खित्ता है, हम तो बाहर से हैं, लेकिन अब आप इसको अपनी धरती समझते हैं। और आप जैसे जो हमारे अगर दोस्त हैं जो यहीं के हैं, जिन्हीं की ज़मीन है, घर है, इलाका है, तो उनका खड़ा होना ये मैटर करता है। और आपका अदालत तक जाना और इस केस को लड़ना, मेरा ख्याल पूरे इस्लामाबाद के लोग जो आपका इस पे तो पहले आपका शुक्रिया बनता है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये फैसला जो है ये उन्होंने किया है, या मोहम्मद अली रंधावा साहब जो थे उनको काली ट्रांसफ़र किया गया है, वो ही अप्रूवल दे के गए थे इसकी के सड़कों से दरख्त जो है ना इनको कट दें, पार्क से उड़ा दें, वो जो भी यहाँ पे हो रहा था तो एवेन्यू पे। हम इसमें देख रहे हैं कि नाम जो है ना आपने उनका दिया है, जो नए सोहेल अशरफ साहब आए हैं, तो रंधावा साहब जिन्होंने फैसला किया था, ही इज़ अगेन मिसिंग इन द पिटीशन। या आप समझते हैं कि जो ऑफिस होता है चेयरमैन का, ये ऑफिस के खिलाफ फाइल की गई है या पर्सन के खिलाफ फाइल की गई है? अच्छा, एक तो क्लास रज़ा शुक्रिया। दूसरा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए हमारा ना तो रंधावा साहब से कोई पर्सनल ग्रज था, इशू था, ना जो मौजूदा चेयरमैन आए उनसे कोई हमारा पर्सनल इशू है। ये तो पब्लिक इंटरेस्ट का एक मामला है। एक तरफ हम 28 मार्च को अर्थ और मना रहे हैं, दूसरी तरफ जो लंग्स ऑफ द अर्थ है उनकी दरेक जो है वो कटाई कर रहे हैं। तो ये एक तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन भी आ रहा है और अजीब सा मामला है। अब जहां तक आप तक सवाल है कि हमने सोहेल अशरफ साहब के बाय नेम उनको पार्टी क्यों बनाया, बेसिकली सोहेल अशरफ साहब के जो पेश रो थे उनको जो कोर्ट ने हुक्म दिया था रंधावा साहब को कि आपने ये रोकना है, तो वो अभी तक इन फील्ड है, वो कंटिन्यूटी उसकी जारी है। देखिए इनका कल शाम को इनका नोटिफिकेशन हुआ, तो आज भी वहां पर काम जारी है, इन्होंने रोका नहीं है। तो जब आप कॉन्टेम्प्ट में जाते हैं तो कॉन्टेम्प्ट में आप बाय पर्सन बनाते हैं, और वो जितनी भी लाइबिलिटी है, अगर तो वो रोक दिया गया होता तो फिर तो रंधावा साहब भी जिम्मेदार थे, लेकिन वो चूंकि कंटिन्यू है तो वहां पे उस सीट के ऊपर जो भी बंदा आएगा XYZ वो लाइबल होगा कॉन्टेम्प्ट के। ये तो अदालत में आप ये नहीं कहेंगे कि रंधावा साहब जो हैं वो ऑर्डर करके गए थे, अप्रूवल वो दे के गए थे प्रोजेक्ट की, दरख्तों का अप्रूव किया जाए? नहीं, वो बिल्कुल तो उनको नहीं बुलाया जाएगा अदालत में कि वो आए और बताएं कि कैसे उन्होंने अदालत को, असल तो वो है, वो मतलब वो शुरू करा के गए हैं, मतलब पहली तो उन्होंने किया, दूसरी इन्होंने किया, इनकी भी ऑफ कोर्स जैसे आप बता रहे हैं कि अगर वो कंटिन्यू है जो कि है, तो फिर दोनों को बुलाना चाहिए, दोनों का होना चाहिए था। सर हमने तो देखें उसमें यह है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012 है, उसका सेक्शन 4 की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कंटिन्यूटी भी अगर होगी तो वो मौजूदा को भी बुला सकती है कोर्ट, और जो उससे पहले थे उनको भी बुला सकती है। तो सर आप जब तो आप सर मुदस्सिर साहब पिटिशनर हैं, आप जब पिटीशन में नहीं लिखेंगे तो जज साहब तो फिर उसी पे फोकस रहेंगे। तो जिन्होंने तबाही बोली है सारी की सारी, वो तो रंधावा साहब बोल के गए हैं, वो साइड पे हो गए। डिजिला के पासपोर्ट के जो नया अभी आया है, एक दिन में अभी जो चार्ज लेना है और चीजें समझनी है, वो कटहरे में होगा। कटहरे में तो उनको भी खड़ा होना चाहिए दूसरे बंदे को। बिल्कुल सर, आपका दुरुस्त सवाल है। आम आदमी की भी यही अंडरस्टैंडिंग है। मसला ये है कि अगर अब इनके पास क्या ऑप्शन है, देखिए सोहेल अशरफ साहब के पास ये ऑप्शन है कि वो आते साथ उनको चाहिए था कि कल ये जो एक इलीगल और कॉन्टेम्प्ट
का काम हो रहा है उसको वो फौरन रोक देते हैं और वो कहते हैं कि मैं इंक्वायरी करूंगा कि ये कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद 15/1/2026 का ऑर्डर इन फील्ड है तो ये क्यों इसकी कंटिन्यूटी जारी है, लेकिन उन्होंने अभी तक रोका तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो भी वही एक जो तौहीन आमेज अमल है वो उसको जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। आई गॉट योर पॉइंट, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी भी जब हो रहा है तो फिर उनको भी पार्टी बनना है, उन पे भी कंटेम्प्ट का होगा। लेकिन आम आदमी तो यही कहेगा कि पिछले साल से बर्बादी तबाही जो रंधावा साहब करके गए, जिसके अगेंस्ट आप अदालत में गए और जज साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने रोका उनको। उसमें बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें अगर ये कोर्ट के अंदर अपनी बोनाफाइडी शो करेंगे सेक्शन 4 के तहत और ये कहेंगे कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं और मैंने आते साथ इसको रोका है, अगर ये उसको कहेंगे तो कोर्ट फिर देखेगी ठीक है कि हम वो जो प्रीवियस यहाँ पे चेयरमैन थे उनको बुलाएंगे। लेकिन अगर आज देखें 26-28 घंटे गुजर के इनके नोटिफिकेशन हुए थे और आज की भी जो वीडियो हमें मौसूल हुई है उनके मुताबिक अभी तक काम रुका नहीं है। तो इस वजह से ये अगर ये अपना वहां पे बोनाफाइडी शो कर देते हैं तो कोर्ट इनकी हद तक जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं करेगी। बहरहाल आई होप कि आपने जो इतना केस लड़ा है वो अदालत के नोटिस में सारी लाएंगे कि जनाब जो पहले वाले साहब थे वो पतली गली से निकल के डीजी लग गए हैं, पूरे के पूरे ऑर्डर करके अप्रूवल दे के। एनीवे सर, आपसे हम आपको लेते रहेंगे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन कि अदालत में आपने जाके इस्लामाबाद के शहरियों का, ये दरख्तों का, वाइल्ड लाइफ का, सबका केस लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एडवोकेट हाई कोर्ट मुदस्सिर लतीफ़ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पिटीशन दायर की तौहीन अदालत की सीडीए चेयरमैन और सीडीए के खिलाफ कि जो दरख्तों का कत्लेआम जो है वो दोबारा शुरू हो गया है, जबकि 15 जनवरी 2026 को डिसीजन आया था कि इस्लामाबाद में किसी किस्म की दरख्तों की कटाई जो है उसको रोक दिया जाए और आगे कटाई ना हो। एक दफ़ा हम फिर देख रहे हैं अतातुर्क एवेन्यू पे खासतौर पर कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है जहाँ पर ये दरख्तों की कटाई जो है वो देखी जा रही है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जंग जो है वो जारी है और अब हम देख रहे हैं कि महीने से भी जो है वो ऊपर हो गया, बल्कि इसमें कुछ तेज़ी ही नज़र आ रही है और ऑयल प्राइसेस जो है एक दफ़ा फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्लासरा साहब, पाकिस्तान पे भी ज़ाहिर दुनिया भर की तरह इसका इम्पैक्ट आ रहा है। अभी चंद दिन पहले ही शहबाज शरीफ साहब ने एक मेजर लिया और PSDP के कट का भी जो है वो उन्होंने अनाउंस किया, कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स की भी बात की। अब उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि अब ये वक्त है कि अशराफिया ही जो है वो कुर्बानी देगी और गरीबों पर जो है वो इसका इम्पैक्ट ना आए, बोझ ना आए, इसलिए अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब से होश संभाला ना ये अल्फाज सुनते आ रहे हैं कि अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी। कब देनी होगी? मतलब एक दफा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं कपड़े बेच के महंगाई दूर करेंगे, तो मैं तो खैर बड़ा उसका इंतजार करता रहा कि शायद वो अपने एक्शन करेंगे। तो मैं दो चीजों में बड़ा इंटरेस्टेड था शहबाज शरीफ साहब, अगर अपनी मैं गैस करूं एक चीज। जी प्लीज। हैट। हाँ एग्जैक्टली, हैट। एक हैट का मुझे बड़ा शौक है वो, क्योंकि मैं वो क्या कहते हैं वेस्टर्न मूवीज देखता हूँ, तो हैट बड़ा जबरदस्त था, वो जो पहनते स्टाइलिश हैट था उनका शहबाज शरीफ साहब। दूसरे जो बूट्स पहन के आते थे वो पानी में जब जाते थे ना लाहौर में बारिश के दिनों में, एक हैट और नीचे बूट, उनकी कम अज कम मैं तो बोली जरूर लगाता, कोशिश करता कि दोनों जो थे। लेकिन वो क्या करें, वो फिर उसके शहबाज शरीफ साहब को ख्याल नहीं रहा, या महंगाई खत्म हो गई होगी मेरा ख्याल है, उन्हें अपने ड्रेसिंग कपड़े जो है ना बेचने की जरूरत पेश उन्हें वहां पर आके नहीं आई होगी। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो ऑस्टेरिटी आपने करनी होती है अशराफिया में, जहाज ले लेना ये ऑस्टेरिटी में आता है, गाड़ियां नहीं लेना ऑस्टेरिटी में आता है, आप अपने यारों दोस्तों को अपनी कैबिनेट में मुशीर बना लें वो ऑस्टेरिटी में आता है, आपने 60-65 की कैबिनेट बनाई हुई है ये ऑस्टेरिटी में आता है, दुनिया के 70-80 आप वो दौरे कर चुके हैं अभी तक, वो ये ऑस्टेरिटी में आता है सारे के साथ। तनख्वाहें आपने बढ़ा ली हैं, पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन बढ़ा लिए हैं, अलाउंसेज आपने बढ़ा लिए हैं, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। इसको ऑस्टेरिटी कहते हैं। मतलब ये एक लिप सर्विस है, चल रही है, लोग खुश हो जाते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल स्लिप ऑफ टंग हुई है वजीर आजम साहब से। अच्छा, कहना ये चाह रहे थे कि ये गरीब को कुर्बानी देनी होगी ताकि अशराफिया को प्रोटेक्ट किया जाए। अशराफिया इस मुल्क को प्रोटेक्ट हो रही है। यहाँ पे आपका गरीब जो है वो तो टैक्सेस दे रहे हैं। आप लोग कितने टैक्सेस दे रहे हैं? सारे के सारे आप तो डेवलपमेंट फंड ले रहे हैं 25-25 अगर 50-50 करोड़ रुपया एक MNA या दीगर लोग डायरेक्ट फंडिंग हो रही है, जिसमें से बकौल शायद का भाई साहब के सब तो नहीं, अक्सरियत जो है वो 30% वो कहते हैं जनाब उसमें कमीशन खाया जाता है। अब ब्यूरोक्रेसी कितना खाती है वो तो हम उसमें अगर नहीं जाते।
तो आप लोगों को तो सारी चारों उंगलियां सर वगैरह जो कढ़ाई में है, आपके तो मजे हैं, फिर आगे डलाकबाजी भी हो जाती है जनाब के कि आपने गरीब को प्रोटेक्ट करना हो। भाई ये गरीब ने अशराफिया को प्रोटेक्ट करना है, आप लोगों की कोई प्रायोरिटी नहीं है। इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। कभी आपने किसी से सुना कि वजीर आजम से, किसी वजीर आला से 2.5 करोड़ बच्चा जो कल का पोटेंशियल थ्रेट है इस माशरे के लिए, मुल्क के लिए, अनपढ़ होंगे, अनस्किल्ड होंगे, सारी चीजें होंगी, तो ये करेंगे सारी चीजें। बस एक मतलब लेक्चर दे दिया और उसके बाद उनके अपने खांचे भी नहीं खत्म हो रहे, उनका खर्चात भी नहीं हो रहे कि जनाब के गरीब ने, मुझे गरीब से याद आया, अब गरीब की भी सुन लें। एक दफा हम बैठे थे, इरशाद भट्टी साहब के ऑफिस बैठे थे, तो उसमें ये आगे लियाकत बलोच साहब आ गए, तो यही बात हुई कि गरीब आदमी को आना चाहिए, पार्लियामेंट में आना चाहिए, गरीब आएंगे तो कुछ भलाई होगी। तो लियाकत बलोच साहब ने कहा वहाँ के सुन लें जी गरीबों की, उन्होंने कहा जनाब ये जो MMA के आए थे 2002 और 2007 के असेंबली में, अक्सरियत जो है तो वो साइकिलों पे आई थी पार्लियामेंट पे। वापस जब गए थे 2007 में वो प्राडो पे गए थे। ये लियाकत बलोच साहब ने खुद हमें कहा हुआ है। तो ये गरीब को मौका नहीं मिल रहा, बेचारे को जरूर भेजें ताकि अपनी अपनी गुर्बत सारे दूर करें, बारी बारी लगा लें, ऐसे करें बारी बारी लगा लें, हर कोई जाए, साल 2 साल लगे उसकी जगह किसी और को लगा देगा, अब आप जाएं। ऐसी कीमती सीट छोड़ने को कोई तैयार नहीं होगा। खैर एनीवेज नाजरीन, आज के लिए इतना ही। लेट्स सी कि अवाम पे जो है मजीद कितना बोझ जो है वो आता है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस की मद में, क्योंकि एक दफ़ा फिर जो है वो डिसीजन लेगी हुकूमत के कितनी प्राइसेस जो है वो बढ़ानी है। पहले ही 55 रुपये जो है वो बढ़ाया था, क्योंकि अब तेल की कीमतों में जंग के तनाजुर में मजीद इजाफा जो है वो देखा गया है एक दफ़ा फिर। आज के लिए इतना ही नाजरीन, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।